आज सप्ताह की शुरुआत में हम उस ट्रेंडिंग शब्द की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में विमर्श हो रहा है। ये ट्रेंडिंग शब्द है गायब। तेहरान के इस गायब वाले ट्रेंड के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई, जो सीज फायर के बाद भी अब तक सामने नहीं आए हैं। आज उनका रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जरूर जारी हुआ, लेकिन खामेनेई कहां छिपे हैं, ये सवाल अभी भी है। दूसरा गायब ट्रेंड ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम से जुड़ा है, जो कहां गायब हो गया, इसकी जानकारी ना अमेरिका को है और ना ही इजराइल को। पहले बात करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की। दरअसल 12 जून को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद खामेनेई के एक सुरक्षित बंकर में छिपने की खबर सामने आई। लेकिन अब युद्ध खत्म हो चुका है। एयर स्ट्राइक और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का दौर थम चुका है। अब भी अयातुल्लाह खामेनेई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध से पहले खामेनेई अक्सर लोगों को संबोधित करते दिखते थे, अपने सैन्य कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए भी दिखते थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिखे हैं। खामेनेई इस दौरान कहीं दिखे हैं तो बस अपने वीडियो संदेशों में दिखे हैं। इन वीडियो संदेशों के अलावा ईरान के सरकारी मीडिया ने इजराइल का हमला शुरू होने के बाद से खामेनेई की कोई तस्वीर या फुटेज जारी नहीं की है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और उत्तराधिकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी के बाद आज खामेनेई का एक वीडियो संदेश ईरानी स्टेट टीवी पर जारी किया गया, लेकिन वीडियो संदेश के बाद सवाल थमने की बजाय और बढ़ गए। आखिर खामेनेई की उपस्थिति सिर्फ वीडियो संदेश से ही क्यों सुनिश्चित की जा रही है? 12 जून के बाद ईरानी जनता के लिए खामेनेई का ये तीसरा वीडियो संदेश था। ईरान जिन 12 दिनों में अपने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य संकट का सामना कर रहा था, उस वक्त खामेनेई को एक सुरक्षित बंकर में ले जाया गया, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खामेनेई को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन पता है और वो चाहें तो खामेनेई को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये संकट सुलझ चुका है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि खामेनेई की सत्ता बदलने का कोई विचार नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह है कि खामेनेई की उपस्थिति वीडियो संदेश तक ही सीमित है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स का मार्केट गर्म है। अलग अलग तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि खामेनेई को डर है कि इजरायली ड्रोन का जीपीएस अभी भी ऑन है। एक दूसरे मीम में कहा गया कि अब खामेनेई सुप्रीम लीडर नहीं, सुप्रीम हाइडर बन गए हैं। तो किसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूरा ईरान सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है तो खामेनेई इतने सन्नाटे में क्यों हैं? हालांकि सोशल मीडिया पर खामेनेई के समर्थक ये दावा भी कर रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पर उठ रहे इन सवालों का कोई अंत नहीं है। इन सवालों को शांत करने के लिए खामेनेई का आज जो वीडियो जारी हुआ है, उसमें उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सख्त संदेश दिया है। उन्होंने इजराइल पर जीत के लिए ईरान के लोगों को बधाई दी है। ये कहा है कि इजराइल बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन ईरान के सामने वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में आया, लेकिन ईरान ने अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा मारा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के सबसे अहम एयरबेस पर हमला किया है। अगर आगे भी दुश्मन कोई हरकत करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई के वीडियो संदेश के बाद भी उनको लेकर इतने सवाल क्यों हैं? इसके पीछे की वजह है उनके ऑफिस के एक अधिकारी का दिया हुआ बयान। ईरान के सरकारी टीवी पर खामेनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामेनेई के हालचाल के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं। फजाइली ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कहा कि हम सभी को सुप्रीम लीडर के लिए दुआ करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। ईरानी अखबारों ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की। खानमैन अखबार के संपादक मोहसेन खलीफे ने कहा कि खामेनेई की अनुपस्थिति ने हम सभी को बहुत चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई मर जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। इस तरह की बयानबाजी के बाद पश्चिमी मीडिया से लेकर ईरानी मीडिया तक में कैसे खामेनेई को लेकर चर्चा हो रही है, आप इस रील में देखिए। इस बीच ऐसी भी जानकारी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28 जून को खामेनेई सार्वजनिक तौर पर सामने आएंगे। वो युद्ध के दौरान मारे गए ईरानी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। इसी दिन खामेनेई ईरान की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। खामेनेई ईरानी सत्ता प्रमुख के साथ साथ धार्मिक प्रमुख भी हैं। पहले भी वो बड़े कमांडर या अधिकारियों के जनाजे में शरीक होते रहे हैं।
2020 में जनरल कासिम सुलेमानी का जब जनाजा निकला तो खामेनेई रो पड़े थे। अब बात करते हैं ईरान के दूसरे गायब ट्रेंड की, यानी उस 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने इस यूरेनियम को एक सीक्रेट परमाणु प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। यह सीक्रेट प्लांट पिकेक्स माउंटेन्स पे बनाया गया है, जो एक पहाड़ी पर 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में बना है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी को भी नहीं लग सकी है और अमेरिकी हमले से पहले ही नतांज और फोर्दो प्लांट से 400 किलो यूरेनियम पिकेक्स शिफ्ट कर दिया गया था। सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अपने अलग अलग अंदाज, अलग अलग उपनाम, अलग अलग फैसलों और बयानों के लिए विख्यात हैं। लेकिन आज ट्रंप को मिली जिस नई उपाधि की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है और हो सकता है आपको ये लगे कि थोड़ा ज्यादा भी है। इसे आप इस पोस्टर के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है नेटो के डैडी। इसमें दो लोगों की तस्वीर है। एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं नेटो के महासचिव मार्क रूटे। मार्क रूटे जो 32 देशों के संगठन नेटो के महासचिव हैं। उन्होंने ट्रंप को डैडी कहा है। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही डैडी कहा है, लेकिन ऐसी डायलॉग बाजी की पूरी दुनिया में अब चर्चा हो रही है। मुद्दा इजरायल और ईरान में सीज फायर का था। नेटो शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेता हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान डैडी वाला संवाद हुआ। इस संवाद के एक शब्द को आपके सामने रखेंगे। ट्रंप के सामने कूटनीतिक रूप से नतमस्तक नेटो का संपूर्ण सच भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि कैसे अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलग अलग टैग लग रहे हैं। अलग अलग उपाधि के साथ उनकी पहचान बदल रही है, ये भी देखिएगा। आपको 8 की वर्ड से बताते हैं कि कैसे ट्रंप की सत्ता में अमेरिका और ट्रंप को अलग अलग टैग मिलते रहे हैं। कभी अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, तो कभी ट्रंप को मिस्टर सीज फायर कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे देश हैं जो ट्रंप को शांति का मसीहा के रूप में दिखाना चाहते हैं। वहीं ईरान तो ट्रंप को युद्ध का अपराधी मानता है। चीन की अगर बात करें तो वो ट्रंप को टैरिफ वाला 30 मारखा समझते हैं। एक सच ये भी है कि ट्रंप ट्रेड प्रेम को लेकर दुनिया में बदनाम है। यहाँ तक कि टेरर से पहले भी कई बार उन्होंने ट्रेड को तरजीह दी है। ट्रंप की हरकतों और फैसलों से कई लोगों को तो ये भी लगने लगा है कि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले उद्योगपति ही हैं। अब नेटो महासचिव ने डैडी बता दिया है, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि नीदरलैंड में नेटो शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले कैसे डैडी वाली डायलॉग बाजी शुरू हो गई। नेटो चीफ और ट्रंप के बीच संवाद हुआ और इस दौरान पूछे गए पत्रकार के सवालों की दिलचस्प कहानी भी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल का युद्ध स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की लड़ाई जैसा था। ऐसी लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। इस लड़ाई को 2 से 3 मिनट तक चलने देने के बाद रोकना आसान होता है। इस दौरान नेटो महासचिव ने ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर डैडी को रोकना पड़ता है। पूरी कहानी का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि ट्रंप का एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा व्यापार, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। नेटो समिट से पहले इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर पर ही बात हो रही थी। सीज फायर कराने के लिए ही नेटो चीफ ने उन्हें डैडी कहा। उसके बाद ट्रंप ने ईरान को व्यापार वाली नसीहत दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मंगलवार को नेटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। मतलब मुद्दा कोई भी हो, सामने कोई भी देश हो, ट्रंप का फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार नीति पर है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ट्रंप के सामने क्यों नेटो नतमस्तक है। आखिर अमेरिका कैसे नेटो को कंट्रोल करता है, इसे पहले लेटेस्ट फैसले से समझते हैं। उसके बाद नेटो में पावर सेंटर वाली इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। नेटो समिट में यह फैसला हुआ है कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट से पहले ट्रंप ने कहा था कि सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए कहा था। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से साझा स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें।
आपको बता दें कि अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो इन देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त नेटो में सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका देता है। नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा 66% है, जबकि जर्मनी का 6%, ब्रिटेन का 5.4%, फ्रांस का 4.3% है। ये सच है कि नेटो के खर्च में अमेरिका का ज्यादा हिस्सा है। ये भी सच है कि नेटो में अमेरिका की भूमिका भी बड़ी रही है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इस वक्त नेटो बनाम रूस की नई जमीन तैयार हो रही है। आप खुद सोचकर देखिए, नेटो का रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या है? क्या अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता है? क्या अमेरिका हथियार के मामले में रूस को टक्कर दे रहा है? क्या लड़ाई हथियार बेचने की रेस वाली नहीं है? एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे। इन देशों ने 2018 से 2022 में दुनिया के हथियारों के निर्यात की 76% आपूर्ति की। 2018 से 2022 के बीच वैश्विक हथियार निर्यात के 40% हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था। 2024 में अमेरिका ने 318.7 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे। ये 2023 की तुलना में 29% की बढ़ोतरी थी। वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। उसकी वैश्विक हथियार निर्यात में 16% की हिस्सेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में और भी कम हो रही है। 2012 से वैश्विक हथियार निर्यात में रूस की हिस्सेदारी घट रही है। 2012 में 24.1% थी, जो 2021 में घटकर 18.6% रह गई है। सत्ता में अब उन न्यूज़ मित्रों के लिए एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है जो गर्मी से राहत के लिए अपने परिवार या दोस्तों के साथ पहाड़ों पर छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारी इस खबर को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आपका प्लान थोड़ा बदल जाए। मॉनसून के आते ही पहाड़ों पर खतरे के सायरन बजने लगे हैं। बेहिसाब बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने छोटे नालों और नदियों को सैलाब का रूप दे दिया है और अब पहाड़ों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। सबसे खराब हालात हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां बादल फटने के बाद तबाही के निशान बिखरे हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से गुजरात के कई शहरों तक आसमानी आफत खतरे का सायरन बजा रही है, जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको पहाड़ों में आई इस आपदा का अपडेट बता देते हैं। हिमाचल में पिछले 40 घंटे में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सेंज, शीलागढ़ घाटी, मनाली कांगड़ा और धर्मशाला शामिल हैं। बादल फटने की वजह से हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्होंने दोबारा शुरू करने का काम लगातार चल रहा है। दावा है कि फ्लैश फ्लड के बाद अलग अलग जगह पर हजारों पर्यटक फंस गए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना यह है कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। धर्मशाला के खनियारा में अब तक 5 शव बरामद किए जाने की खबर है, जबकि कई मजदूर अब भी लापता हैं। आज उत्तराखंड से भी एक दुखद खबर आई है, जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक ट्रैवलर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और कई लापता हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए भी अपडेट है। केदारनाथ रूट में सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं और यहां भी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। अब आपको पहाड़ों पर आई आसमानी आफत की वीडियो कुंजी भी दिखाते हैं, जिसका केंद्र है हिमाचल प्रदेश, जहां जिंदगी की तलाश के साथ जिंदगी को बचाने की जंग भी इस वक्त चल रही है। कल हिमाचल के कुल्लू से लेकर कांगड़ा और धर्मशाला तक सैलाब ने जो कहर ढाया, उसकी दहशत आज भी लोगों में दिख रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान सेंज में बादल फटने के बाद जीवा नाले में सैलाब से हुआ है, जहां रास्ते में आने वाले न सिर्फ कई मकान और गाड़ियां बह गए, बल्कि जब ये सैलाब एनएचपीसी के प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचा तो वहां भी काफ़ी नुकसान हुआ और यहां मौजूद कई मजदूर बह गए, जिनकी तलाश अब तक जारी है। सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का एक और वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जब नदी में सैलाब के साथ सैकड़ों टन लकड़ी भी बहती हुई दिखाई दी। लोग इस वीडियो को फिल्म पुष्पा के एक सीन से जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि क्या इस लकड़ी का कनेक्शन तस्करों से है, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भी कल बादल फटने के बाद तबाही का गवाह बना है। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने के बाद मनूनी नाले में बाढ़ है। यहाँ शेड में ठहरे कई मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। प्रशासन के अनुसार कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें अब तक कई मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं।
हमारे संवाददाता धर्मशाला में उस लोकेशन पर पहुंचे जहां कल सैलाब ने चंद मिनटों के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। आज वहां क्या हालात हैं, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, इस पर एक रिपोर्टर रील भी देखते हैं। हम इस वक्त धर्मशाला के खनियारा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी चट्टान आपको इस वक्त हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही होगी। और ये जो पूरी सड़क है जो कि एक ऊपर पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, वो इस वक्त पूरी तरह से चट्टानों से ढकी हुई है और यहाँ पर पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल है। SDRF की गाड़ियां हैं वो भी रेस्क्यू करने के लिए ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि ये जो पूरी सड़क आप देखिए यहाँ पर चट्टानें पड़ी हुई हैं। लैंडस्लाइड के बाद ये चट्टानें यहाँ पर आई हैं, इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मजदूर शेड के अंदर मौजूद थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो काम पर नहीं गए थे, अपने शेड के अंदर ही बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, वो इस तेज बहाव की चपेट में आ गए। क्योंकि बरसाती जो नाला है, जो ये पहाड़ी नाला है मनूनी, इसने अपना रास्ता बदल दिया और उसके बाद इन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। बादल फट गए नहीं सर, इसलिए ऊपर से आ गया। हम तो नीचे रहते थे और इंडिया का बंदे उनके खतरा हो गया, बह गए हैं वो। हाँ जी, बह गया ऊपर। यहाँ पर एक जो अस्थाई पुल बना हुआ है, देखिए वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये यहाँ से क्रॉस करने के लिए बनाया गया था और जो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, वो जो उपकरण लगे हैं उनकी हालत आप देखिए, उसको भी पूरा डैमेज कर दिया गया है। जो पाइप्स यहाँ पर लगाई गई थी वो टुकड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। हिमाचल के अलावा कुदरत के हालात जम्मू कश्मीर में भी डेंजर अलार्म बजा रहे हैं। यहाँ भी किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को सावधान किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वक्त में मौजूद हूं तवी नदी के किनारे और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से बारिश के कारण यहाँ पे लगातार जो जल स्तर है तवी नदी का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि तवी नदी के किनारे ना जाए। भारी बारिश होने की वजह से अचानक तवी के पानी की सतह बढ़ सकती है, जिस वजह से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। और बाढ़ बारिश वाली खबरों के इस एपिसोड से आगे बढ़ते हैं और अब वैश्विक कूटनीति की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का कपटपूर्ण गठबंधन, जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के लिए एक मजबूत दीवार बनने की साजिश में लगे रहते हैं। लेकिन इस गठबंधन की कटुता एक बार फिर से बेनकाब हुई है और ये सब कुछ चीन में ही हुआ, और वो भी तब जब चीन ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। दरअसल चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में अलग अलग एजेंडों पर चर्चा हुई। क्योंकि ये बैठक चीन में थी, इसलिए इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी चीन को ही मिली थी। किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन को चाहिए था कि वो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर साफ और निष्पक्ष लाइन ले, लेकिन अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने डबल स्टैंडर्ड वाला मॉडल अपनाया। SCO के साझा घोषणा पत्र से पहलगाम आतंकी हमला गायब कर दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हुए हमले का जिक्र किया गया। भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा नहीं करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद SCO का कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। रक्षा मंत्रियों के SCO मीटिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह के सामने टेबल पर SCO घोषणा पत्र रखा हुआ है।
राजनाथ सिंह के हाथ में कलम है, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि पेन नीचे टेबल पर रख दिया। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के साथ सभी SCO देशों के रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान की चाल सफल नहीं होने वाली है। हालांकि मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने पहले हस्ताक्षर से इनकार किया, फिर पाकिस्तान और चीन का सच से सामना भी कराया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी और चीनी रक्षा मंत्री के सामने कहा कि हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। हम आतंकवाद को टारगेट करने में संकोच नहीं करेंगे। आतंकवाद को मदद देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं है। SCO को ऐसे देशों की आलोचना से झिझकना नहीं चाहिए। एक बार सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. Peace and prosperity cannot coexist with terrorism. वैसे पाकिस्तान को तो हम घर में घुसकर मारते ही रहते हैं। इस बार पाकिस्तान के प्रिय मित्र चीन को उसी के देश में शर्मिंदा किया गया। वैसे पाकिस्तानी आतंक के प्रेम में चीन इतना परेशान है कि वो अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी पाकिस्तान को समर्थन देने से चूकेगा नहीं। सत्ता में अब उस एक अमेरिकी शख्स की बात करते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ज्यादा हो रही है। और ख़ास बात यह है कि वो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन सकते हैं। उनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और युगांडा के विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव के लिए हुए प्राइमरी इलेक्शन में पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कुमो को हरा दिया है। अब वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई है और अब वो ज़ोहरान ममदानी को भर भर कर अपशब्द कह रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी अगर मेयर का चुनाव जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर होंगे। लेकिन इन सब के बीच ज़ोहरान की मौजूदा जीत की काफ़ी चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जिन एंड्रू कुमो को हराया है वो न्यूयॉर्क के गवर्नर रह चुके हैं और उन्हें काफ़ी ताकतवर कहा जा रहा था। 33 वर्ष के ज़ोहरान के लिए कुमो जैसे अनुभवी और गवर्नर रह चुके नेता को हराना आसान नहीं था। इस कठिन जीत का एहसास ज़ोहरान ममदानी को भी था। शायद इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर नेल्सन मंडेला की कई बातें पोस्ट की। हालांकि ज़ोहरान ने शुरू से ही अपने चुनाव प्रचार को पॉजिटिव रखा था और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का बखूबी उपयोग करते रहे। उन्होंने अपने प्रचार में हिंदी को भी शामिल किया। वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार गुजरात का रहने वाला है और हम एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। ज़ोहरान ममदानी इजराइल के आलोचक हैं। वो खुलकर लोकतांत्रिक समाजवाद की राजनीति करते हैं। फिलहाल उनकी इस जीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी झटका दे दिया है। ट्रंप ज़ोहरान ममदानी की जीत से खुश नहीं हैं और ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कह भी दी हैं।
ट्रंप ने जोहरान ममदानी के लिए लिखा, जोहरान ममदानी एक 100% कम्युनिस्ट पागल ने अभी अभी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता है और मेयर बनने की राह पर है। हमारे पास पहले भी कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन ये थोड़ा हास्यास्पद हो रहा है। वो भयानक दिखता है, उसकी आवाज़ कर्कश है, वो बहुत होशियार नहीं है। ऐसे सभी लोग बेवकूफ़ हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। जोहरान ममदानी से सिर्फ ट्रंप ही नाराज नहीं है, बल्कि बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी उन्हें पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने एक वायरल वीडियो पर लिखा है कि मीरा नायर ने गुजराती मूल के मशहूर लेखक महमूद ममदानी से शादी की तो जाहिर है कि बेटे का नाम जोहरान है। वो एक भारतीय से ज़्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। उनकी हिंदू पहचान या हिंदू खून का जो भी हुआ हो, लेकिन अब वो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोहरान ममदानी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत को उनके जैसे सहयोगियों की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब जोहरान ममदानी अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की PR टीम छुट्टी ले लेती है। भारत को उन जैसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है जो न्यूयॉर्क से काल्पनिक बातें करते हैं। बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।